रमाकांत जी के दो बेटे अजय और विजय, जिसमें से बड़े बेटे अजय की शादी अनुराधा के साथ हुई है। उसके बाद बेटी उमा, जो शादी के बाद अपने मायके में ही रहती है और पति घर जमाई बनकर रहता है। छोटा बेटा विजय कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुका है और नौकरी की तलाश में था, और आज उसकी नौकरी की तलाश पूरी हो गई। माँ, बाबूजी, मुझे नौकरी मिल गई। बस अब तेरी नौकरी लग गई। अब मैं तेरे लिए एक अमीर घर का रिश्ता ढूंढूंगी। माँ जी चाय रख दे, और अपना ये मनहूस चेहरा बार बार मेरे सामने मत लाया कर। माँ तुम ठीक कह रही हो, विजय के लिए एक पैसे वाले घर की लड़की ढूंढना, अजय भैया को तो ये गरीब घर की लड़की मिल गई। माँ, कहने से पहले सोचा करो, तुम्हारा पति भी कुछ नहीं करता, ये भी घर जमाई बनकर बैठा है। माँ देख लो, पिताजी फिर शुरू हो गए। मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी अब। ये क्या कांड करने पर तुली है? गुस्से में आकर अगर इसने कह दिया कि यहां से चलो, तो मेरे पास तो कोई रहने का ठिकाना ही नहीं है। उमा, ओ उमा, इधर आ। बोलो तो, तुम सब सुन रहे हो ना? हम आज ही ये घर छोड़कर चले जाएंगे। तुम थोड़ा बहुत तो काम कर ही रहे हो ना, 2 रोटी जैसे तैसे खा लेंगे। अरे जोश में होश मत खो देना भाग्यवान, तुम्हें पता भी है यहां पर नहीं रहे तो कहां जाएंगे? ज्यादा ही हवा में उड़ती रहती हो, चुप रहो। उमा का पति विश्वजीत बहुत ही चालाक और कामचोर स्वभाव का था। सारा दिन घर में पड़े रहना और अपनी सास के कान भरते रहना, यही उसकी आदत थी। माताजी, वो देखिए, पिंकी बिटिया ने चीनी के डिब्बे से चीनी निकालकर पूरा डिब्बा जूठा कर दिया। बताइए, बच्ची को यह संस्कार दे रही है आपकी बहू? अगर मेरा बबलू ऐसा करता तो मैं उसके कान पर खींच कर चाटा मारता। पिंकी, तेरी इतनी हिम्मत, तू चीनी को जूठा कर रही है? अनुराधा की सास कलावती पिंकी के गाल पर जोरदार चांटा लगाती है, तभी अनुराधा वहां जाती है। माँ जी, ये चीनी मैंने पिंकी को कटोरी में डालकर दी थी। पिंकी ने डिब्बे वाली चीनी जूठी नहीं की। माँ से जुबान लड़ाती है, तेरी इतनी हिम्मत? अजय क्यों उस निर्दोष बेचारी पर हाथ उठा रहा है? तुझे शर्म आनी चाहिए। तुम चुप रहो जी, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक कर रहा है। इसकी जुबान गज भर लंबी होती जा रही है, इसे ठीक करना ही होगा। ऐसा अक्सर होता था। अनुराधा और उसकी बेटी पर बहुत अत्याचार होते थे। ससुर बेचारा बुजुर्ग था, लड़ नहीं पाता था। पहले विजय अपनी भाभी को सपोर्ट करता था, पर अब तो वो भी ऑफिस जाने लगा, इसलिए वो भी अपनी भाभी के लिए बोल नहीं पाता था। ऑफिस में विजय को शालू नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है। शालू और विजय दोनों शादी करना चाहते थे। विजय अपने घर वालों से शालू की बात करना ही चाहता था, पर एक दिन विजय जब ऑफिस से घर आ रहा था तो उसे शालू का फोन आया और उसने उसे जल्दी ही हॉस्पिटल बुलाया। विजय हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी भाभी जख्मी हालत में हॉस्पिटल में एडमिट है। विजय, मैं ऑफिस से घर जा रही थी तो रास्ते में मैंने देखा भाभी पिंकी के साथ भागती हुई जा रही थी और एक गाड़ी से टकरा गई, तो मैं इन्हें जख्मी हालत में हॉस्पिटल ले आई। भाभी घर से भागी थी। तुम्हारी माँ और तुम्हारे बड़े भैया ने इनके ऊपर फिर से हाथ उठाए हैं। शालू, इसीलिए मैं तुम्हें माँ से नहीं मिलवा रहा था। तुम मेरे घर में बहू बनकर जाओगी तो तुम्हारा भी जीना मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है तुम्हारा और मेरा शादी करना ठीक नहीं। नहीं विजय, ये तुम गलत कह रहे हो। अब तो मैं जरूर तुमसे शादी करूंगी। अनुराधा भाभी का दुख मेरे से देखा नहीं जा रहा। मैं उस घर की बहू बनकर जरूर जाऊंगी। तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। शालू उस घर में जाने से पहले अपने आप को पूरा तैयार करना चाहती थी ताकि वो अपनी सास को सीधे रास्ते पर ला सके। इसके लिए शालू ने जादूगरनी चंद्रलेखा की मदद ली और उसे अपनी परेशानी बताती है। देखो शालू, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहती हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दूंगी जिसकी सहायता से तुम्हारे सिर पर सींग उगाएंगे। जब भी तुम्हारे ऊपर कोई गुस्सा निकालेगा या कोई अत्याचार करेगा तो तुम्हारे ये जादुई सींग उगाएंगे, और जब तक तुम उन सींगों को जाने के लिए नहीं कहोगी तब तक वो सींग तुम्हारे सिर पर ही रहेंगे। उन सींगों में इतनी शक्ति होगी कि कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकेगा, और ये सींग सिर्फ उसी को नजर आएंगे जो तुम पर अत्याचार करेगा। अब तुम हंसी खुशी विवाह करके अपने ससुराल जाओ, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। थैंक यू जादूगरनी चंद्रलेखा, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। थैंक यू सो मच। और प्लान के मुताबिक शालू विजय से शादी कर लेती है। शालू विजय को सीम के बारे में कुछ नहीं कहती। शादी के बाद शालू जब घर पहुंचती है तो विजय और शालू को देखकर कलावती का पारा 7वें आसमान पर था, पर अनुराधा तो ये सब पहले से ही जानती थी। वो आरती की थाली लेकर आती है, पर कलावती आरती की थाली को हवा में उछाल देती है। कोई जरूरत नहीं इस लड़की की आरती उतारने की, ये मेरी बहू नहीं है। मैं भी देखती हूँ ये मेरे घर में कैसे कदम रखती है, मेरे बेटे पर डोरे डालने वाली। कलावती शालू को चांटा मारने लगती है, तभी शालू कलावती का हाथ पकड़ लेती है
शालू में शक्ति आ जाती है और उसके सिर पर सींग उगाते हैं। कोई भी उन सींगों को देख नहीं पा रहा था, पर कलावती तो साफ साफ देख सकती थी। वो घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है, सींग! हे राम, इसके सिर पर सींग है। अरे तू सींग वाली बहू उठाकर ले आया, ये तो कोई राक्षसनी है। लगता है माताजी पागल हो गई हैं। उमा, माताजी को संभालो। माँ, इसके सिर पर कोई सींग नहीं है, तुम क्या बोल रही हो माँ? उमा कलावती को कमरे में ले जाती है। कलावती बहुत घबराई हुई थी। शालू, तुम देवर जी के साथ गृह प्रवेश करो। भाभी, मैंने कहा था ना, अब मैं आ गई हूँ। अब इस घर में बहुओं पर कोई अत्याचार नहीं होगा। उसके बाद 1-2 बार ऐसा ही हुआ। उमा देख, माताजी तो पागल खाने जाने वाली हैं। एक काम करते हैं, तू और मैं सारा जेवर पैसा लेकर रात में ही यहां से चंपत हो लेते हैं, नहीं तो हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। ये शालू बहुत चालू है। तुम ठीक कह रहे हो जी, मैं अभी बैग तैयार करती हूँ। मैं अभी जाकर चाची और माँ को सारी बात बताती हूँ। पिंकी उमा और विश्वजीत को बात करता सुन लेती है और सारी बात अपनी माँ और चाची को बताती है। अच्छा भाभी, ये दोनों रात में घर से भागने का प्लान कर रहे हैं। अब समय आ गया है माँ जी की आंखों से इन दोनों के प्यार का पर्दा हटाने का। बस रात का इंतजार कीजिए। हाँ शालू, तुम ठीक कह रही हो। माँ जी तो इन दोनों को कितना मानती है, हमेशा उनकी परवाह करती हैं, और ये दोनों हमारे घर का सब कुछ लूट कर ले जाना चाहते हैं। माँ जी को ये सच्चाई पता चलनी चाहिए। जैसे ही रात के समय उमा और विश्वजीत घर छोड़कर भागने लगते हैं, तभी शालू घर की सारी लाइट जला देती है। उमा, दामाद जी, आप दोनों इतनी रात में कहाँ जा रहे हैं? माँ जी, ये आपकी पूरी तिजोरी लूटकर घर छोड़कर भाग रहे हैं। इनके बैग में आपका सोना, जेवर, पैसा सब कुछ है, और आप इन पर विश्वास करती हैं। उमा, ये सब क्या है? मेरी तिजोरी का सारा जेवर और पैसा लेकर तुम दोनों कहाँ भाग रहे थे? तुम दोनों कहीं नहीं जा सकते। बुढ़िया, तू रोकेगी मुझे? तू नहीं जानती मैं कौन हूँ। विश्वजीत ने पहले ही घर के बाहर कुछ गुंडे खड़े किए हुए थे। विश्वजीत का इशारा पाते ही गुंडे घर के अंदर घुस आते हैं और अजय, विजय, कलावती और बाकी सब घर वालों को पकड़ लेते हैं। अब समय आ गया, इन सबको घर के अंदर बंद करके जिंदा जला दो। उमा, बबलू का हाथ पकड़ो, हमें घर से बाहर निकलना है। सुनो, तुम सब हमारे घर से बाहर जाते ही इस घर के बाहर मिट्टी का तेल छिड़क दो और इस घर में आग लगा दो, ताकि इन सब की चिता यहीं जल जाए। कुत्ते, मेरे हाथ खोल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। एक बार मेरे हाथ खोल, फिर मैं तुझे बताता हूँ। तभी शालू के सिर पर सींग उगाते हैं और उसमें अलग सी शक्ति आ जाती है। उसके हाथों की रस्सियां टूट जाती हैं। शालू अजय और विजय की रस्सियां खोल देती है। गुंडे समझ नहीं पा रहे थे कि शालू में इतनी शक्ति कैसे आ गई। उसके सिर पर सींग भी है, ये देखकर सारे गुंडे डर जाते हैं। अब तो विश्वजीत और उमा को भी शालू के सिर पर सींग दिखाई देने लगे थे। उमा और विश्वजीत डर जाते हैं। शालू के ससुर ने पुलिस को फोन कर दिया था। कुछ ही देर में पुलिस आ जाती है और विश्वजीत, उमा और बाकी गुंडों को पकड़ लिया जाता है। शालू के सिर से सींग गायब हो चुकी थी। माँ, हमें पुलिस के हवाले मत करो, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, जितने गुनहगार ये दोनों हैं, उतनी मैं भी हूँ। मैं अपने बच्चों को नहीं समझ पाई, आप इन्हें सजा मत दीजिए। कलावती को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने अपनी दोनों बहुओं से माफी मांगी। अजय को भी अपनी गलती का एहसास था, वो भी अपनी पत्नी अनुराधा से माफी मांगता है। उमा और विश्वजीत उस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। विजय खुश था कि शालू ने जो कहा वो कर दिखाया। उसने अपनी हिम्मत से सब कुछ ठीक कर दिया।